नमस्कार, आज नई न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास मुलाकात में। देश के मौजूदा हालात पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल मीडिया रिलेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नरेंद्र मोदी गेम चेंजर किताब के लेखक सुदेश वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज नई न्यूज पर। और जो मौजूदा अभी जो हालात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो तमाम देश में चल रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत द कश्मीर फाइल पर लगातार जो विवाद हो रहा है सर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और इसके साथ ही तमाम जो देश के लोग हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल हैं जिसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सच अगर सामने आए तो लोगों को वेलकम करना चाहिए। और एक सच को छुपाया गया क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था। वो नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि लोग बंदूक क्यों उठाते हैं, सप्रेशन होता है लोगों का, कश्मीरी पंडित जो हैं वो बहुत अमीर हैं, मुसलमान वहाँ गरीब हैं, तो एक उसके खिलाफ था। लेकिन ये सारे नैरेटिव ख़त्म हो जाते हैं जब आप इस फिल्म को देखते हैं, क्योंकि सच सामने आता है किस तरह से एक आतंकवाद की शुरुआत होती है, जिहाद की शुरुआत होती है, और कश्मीर को एक पूरा इस्लामिक कंट्री बनाने की जो कवायद है उसकी है। और जिस तरह से कश्मीरी पंडित सफ़र किए, सोचिए कि एक पढ़ा लिखा कम्युनिटी जब इस तरह के सप्रेशन को सहता है और वहाँ से भागने पर विवश हो जाता है क्योंकि उन्हें मार दिया जाता और सरकारें कुछ नहीं कर पाती। और ये पलायन उस समय होता है जब भारत इंडिपेंडेंट है। अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मिडिएवल इंडिया नहीं है जब आए थे इस्लामिक इन्वेडर्स और मुग़ल रूलर्स, जिस तरह से उन्होंने आतंक फैलाया था कि अपने धर्म को बदल दो, जिस तरह से उन्होंने किया था, वही चीज़ अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में होता है तो हर व्यक्ति पूछता है कि जस्टिस क्यों नहीं हुआ। और आप देखिए कि अगर आप फिल्म में जाएंगे देखेंगे तो लोग, जो आम व्यक्ति जो इस सच को नहीं जानता था, क्योंकि एक नया जनरेशन आ चुका है जिससे कश्मीर के बारे में सिर्फ जो झूठ फैलाया जाता है, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उससे ही प्रभावित है। तो वो जब देखता है तो उसे लगता है जस्टिस क्यों नहीं हुआ। सिख राइट्स जब हुए थे, राइट्स बोलना सही नहीं होगा क्योंकि सिख के राइट्स था ही नहीं, तो जेनोसाइड था, सिखों को मारा गया था। तो सिखों के जो खिलाफ जो हुआ उस पर जस्टिस तो हुआ ना, जुडिशरी ने एक्शन लिया, कुछ लोग जेल गए, अभी भी चल रहा है। तो ये कश्मीरी पंडित के लिए न्याय क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई कमीशन बैठा, इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो लोग, सबको पता है कौन लोग थे जो बंदूक उठाए थे। मैं लोकल्स की बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान से आए होंगे, लेकिन लोकल्स इन्वॉल्व थे। तो अगर सज़ा नहीं मिलती है तो आप कैसे सोचते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाके उसी जगह में रहेंगे और उस इंसल्ट को दोबारा जिएंगे? लेकिन सीधे तौर पर देखिए, विपक्ष इसमें कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में द्वेष पैदा करने की कोशिश है, भाईचारे को बांटने की कोशिश हो रही है एक फिल्म के जरिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार आपकी थी, आप सरकार के समर्थन, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। राज्यपाल को लेकर बात कही गई कि राज्यपाल भी आपके थे। देखिए, कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं? जब आपका पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाता है, 19 जनवरी 1990, वो सब के सब स्ट्रीट में आ जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, सारे पुरुष, और बोलते हैं कि भागो यहाँ से, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान चलेगा। तो उसमें कौन से भाईचारे की बात करते हैं? इस मूवी को देखने के बाद हमें लगता है कि वो लोग जो नए जनरेशन ऑफ कश्मीरी हैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनके एंसेस्टर्स ने गलत किया था। और ये गलती जब रियलाइज़ होगा उन्हें, तभी नए भाईचारे जिसकी आप बात करते हो उसकी नींव रखी जा सकती है। उन्हें आके सामने बोलना पड़ेगा, हाँ ये गलती हुआ और इन लोगों ने किया, क्योंकि किसी टेररिस्ट को क्यों डिफेंड करना। आज जो बात कर रहे हैं, हमारे रोल पर क्वेश्चन कर रहे हैं बीजेपी। देखिए, आपको कुछ फैक्ट्स, सही नरेशन को लाना होगा देश के सामने। वो ये है कि 18 फरवरी को वहाँ का मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन करते हैं। क्यों रिज़ाइन करते हैं? क्या उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, नरसंहार की शुरुआत होगी, कश्मीरी पंडित का प्लान होगा? क्या उन्हें पता था? क्या कोई मुख्यमंत्री रिज़ाइन करेगा? जगमोहन को राजीव गांधी जी ने अपॉइंट किया था। हम तो जगमोहन जी के हमेशा खिलाफ रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो किया था, बाद में जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ वो दूसरी बात है। तो हमारा कहाँ से? ठीक है, सरकार को हम समर्थन करते थे, लेकिन बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी। और जो भी डिसीजन लिया गया, कोई भी मान लीजिए, अगर हमारी भी गलती हो तो गलती है ना, तो न्याय तो मिलना चाहिए ना। न्याय की बात हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल था उस पर हम जाएंगे, जेनेसिस पर तो फिर बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि न्याय की, आज न्याय की बात हो रही है। ये फिल्म जब आई है तो जितने करोड़ों लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, बॉलीवुड का एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है, सच सामने आ रहा है। तो न्याय की बात सिर्फ वो चंद कश्मीरी पंडित नहीं कर रहे हैं,
उस हॉल में देखने के बाद सब लोग कर रहे हैं, तो न्याय की बात करें ना, किसने क्या किया, बीजेपी का क्या रोल रहा, कांग्रेस का रोल क्या रहा, ये तो तभी पता लगेगा जब कोई कमीशन बैठे, जस्टिस कमीशन बैठे, कोई ह्यूमन राइट्स की तरफ से बैठे या ट्रुथ कमीशन बैठे जिसकी डिमांड हो रही है जी, तो इस पर करनी चाहिए बात ना। यकीनन। लेकिन अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमने देखा कि कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर एक महिला कहती सुनाई देती है कि फिर से होगा। या हम देख रहे हैं कि कुशीनगर में बीते रोज फिल्म देखकर जो लोग लौट रहे थे उनके ऊपर चाकू से हमला हो जाता है। तो क्या आज भी इस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, भारत की तासीर है डेमोक्रेसी, और भारत का जब विभाजन हुआ था हिंदू मुसलमान पर हुआ था। जो लोग यहाँ रह गए उन्होंने माना कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से चलने का मतलब है न्याय होगा। अगर कोई बंदूक उठाता है, किसी को मारता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहाँ कोई मतलब नहीं है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। और अगर गलती हुआ, आपको लगा कि आप निजाम मुस्तफ़ा वहाँ बना देंगे, एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे, तो ये गलती थी। ये भारत के तासीर के खिलाफ लड़ाई थी और उस लड़ाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम ये कभी नहीं होने देंगे। कोई भी कस्बा, कोई भी जगह, कोई भी स्टेट किसी धर्म के नाम पर नहीं हो सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ये लोग जिस तरह का बकवास कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन भविष्य क्या देख रहे हैं आप कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का? हमें लगता है कि अमन तो लौट ही रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो रहा है। जो दो परिवार थे, मुफ्ती और अब्दुल्ला के परिवार थे, इन्होंने वहाँ के एजेंडा को हाईजैक करके रखा था। और जब भी कोई कमीशन बैठेगा तो इनके रोल को भी क्वेश्चन करेगा। क्योंकि आपको याद है रुबैया सईद को JK लैब के लोगों ने किडनैप कर लिया था। आरिफ मोहम्मद खान जो अभी गवर्नर हैं केरला के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि वो भी एक थे डेलीगेशन में जो गया था वहाँ नेगोशिएट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि JK लैब टेररिस्ट तो बोले थे नहीं, वो बच्ची सेफ है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हड़बड़ी थी एक्सचेंज करने की? 5 JK लैब टेररिस्ट को छोड़ा गया। उसके पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 70 से ज़्यादा जो टेररिस्ट थे, जो ISI ट्रेंड थे, उनको छोड़ा था। क्या कारण थे? तो ये लोग कहीं कॉन्स्पिरेटर तो नहीं थे। तो निश्चित ही ये लोगों ने हाईजैक करके रखा था एजेंडा। और जो नए लोग आए हैं, जो पंचायत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो विकास की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अब समझ में आ रहा है कि धारा 370 ने कितना नुकसान किया, कितना इन लोगों को हाईजैक किया गया, इनके एजेंडा को हाईजैक किया गया। और निश्चय ही चमन होगा, निश्चय ही कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन साथ में आज देश के तमाम लोग जब इस फिल्म को देख रहे हैं तो POK की कसक भी उनके मन में नजर आ रही है। POK के भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या देश को लेकर अच्छी कोई खबर उसको लेकर मिल सकती है? देखिए, हम लोगों का कोई भी वक्तव्य पार्लियामेंट से बड़ा नहीं हो सकता। संसद का एक 1994 का रेजोल्यूशन है, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस रेजोल्यूशन में कहा गया था द ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा, वो एजेंडा जो पूरा नहीं हुआ है, वो है POK को भारत में मिलाना, कश्मीर को एक करना। वही एजेंडा है और उस पर भारत कटिबद्ध है। आज नहीं तो कल POK भारत का पार्ट होना ही है। यकीनन। आगे बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 राज्यों में आपको अच्छी सफलता मिली। किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी का जन समर्थन जो बढ़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार आ जाना अपने आप में एक इतिहास है। वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, ये अपने आप में और बड़ा इतिहास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति रही है, उसमें अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। हम बहुत आश्वस्त हैं कि ये जो रोड मैप है 2024 के लोकसभा चुनाव का, वो एकदम साफ दिख रहा है। जो लोग देखना नहीं चाहे उनके लिए और है, क्योंकि ये तो बताइए कि असेंबली का चुनाव था, जबकि 2024 में होगा। ये तो नरेंद्र मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होगा। तो आपको पता है कि मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर हैं। हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, और आश्वस्त होना ही सिर्फ ये गरूर नहीं है, हम लोग काम करते हैं। क्योंकि देखिए, जब चुनाव खत्म हुआ असेंबली का, उसके बाद से ही हम लोग फिर लग गए कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ा जाए। क्योंकि जो काम करना है सरकार को काम कर रही है, और जो पार्टी को काम करना है पार्टी अपना काम कर रही है। उत्तराखंड में सरकार इतने भारी बहुमत से जीतेगी किसी ने सोचा नहीं था। गोवा में, मणिपुर में, ठीक है, पंजाब में आपको पता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पॉलिटिकली। ऑर्गेनाइजेशन को हम कभी खड़ा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्रीफाइस था। हम अकाली दल के साथ थे, हिंदू सिख यूनिटी को लेकर साथ थे, और इस अलायंस ने वहाँ पर एक लास्टिंग पीस दिया है। तो ठीक है, अकालीज ने डिसाइड किया हमसे अलग होने का, उन्हें पूरा अधिकार है। तो अब हमारे पास अधिकार है कि हम अपने संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ स्ट्रांगली खड़ा कर पाएंगे। और आम आदमी पार्टी जो इतना बड़ा एक मैंडेट ली है, उसको हम चुनौती दे पाएंगे अगले चुनाव में।
यकीन, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखें 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति यहां पर हमने देखी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो सारे मिथक थे कि नोएडा जाने से कुर्सी चली जाएगी, ये कहा जाता था कि ये करने से ये परेशानी आ जाएगी, वो तमाम मिथक टूटते हुए नजर आए। तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, योगी का मतलब ही यही होता है। जो बहुत से योगी का भेष बदल के ढोंगी लोग चल रहे हैं, जो हमारे धर्म को बदनाम भी करते हैं, जो रैशनैलिटी की जगह अंधविश्वास फैलाते हैं, उन लोगों के लिए एक शिक्षा है ये कि अगर आप योगी हैं और आपको भगवान पर भरोसा है, अपने धर्म पर भरोसा है, तो आप इन मनगढ़ंत बातों को नहीं मानेंगे कि कहीं जाने से आपका कुछ हो जाएगा या बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ हो जाएगा। इन सारे मिथ को उन्होंने तोड़ा है। एक साइंटिफिक टेम्पर को उन्होंने बहाल किया है, जो पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो इसके लिए उन्हीं की सराहना होनी चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। और जो लोग बोलते थे कि कोई एक भगवाधारी अगर बन जाएगा तो देश का क्या होगा, उन्हें समझना चाहिए देश और साइंटिफिक हो रहा है। विकास के पथ पे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। यकीनन देखिए, जैसे ही नतीजे उत्तर प्रदेश के आए, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती है रामायण के हिस्से की, जिसमें भगवान श्री राम कहते नजर आते हैं कि देखिए एक सन्यासी से बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस तरह की बातें आई, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी ने किया था। उस कल्पना को हम लोगों ने साकार किया। भाजपा ने जब स्वराज की हमने बात की, स्वराज्य से सुराज की बात की, आपको याद होगा अडवाणी जी का वो यात्रा भी। और उस स्वराज से सुराज के कॉन्सेप्ट को मोदी जी अक्षर से पूरा कर रहे हैं। ये एक निरंतर आगे बढ़ता हुआ एक मूवमेंट है जो बीजेपी लाई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती है, और आप हमको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं हमारे कार्य को, कि सत्ता जो है ना, वो एक साधन मात्र है ध्येय को प्राप्त करने की, सामाजिक परिवर्तन लाने की। अपने आप में वो एक एम्बिशन नहीं कि आप सत्ता में आ गए, अपने लोगों का भला करिए, करप्शन करिए, पैसा कमाइए, ये नहीं है। सत्ता एक मीडियम है जिससे आप सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, जिससे समाज को आगे बढ़ाएंगे। जो आपको दिख रहा है, जो हुआ मोदी जी के पिछले, अभी तो डेढ़ काल बोल सकते हैं आप, हो गया है। इसमें एज प्रधानमंत्री जो उन्होंने किया है, क्यों नहीं हुआ आज तक, ये सोचने की बात है। यकीन, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में आपके 11 मंत्री हार गए, राज्य मंत्री हार गए, खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए। तो क्या लगता है कि कुछ कमी रह गई थी? नहीं, ये निश्चित ही हमें विवश करेगा कि हम इसको एनालाइज करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मंत्री बने और कार्य में बहुत व्यस्त हो गए, जिसके कारण आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर ध्यान नहीं दे पाए जी, या कोई और कारण है। और राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से कार्य करती हैं, और एक एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। ये सही संदेश नहीं है अगर हमारे बहुत से मंत्री हार जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस का, बसपा का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियों की स्थिति जो आज नजर आ रही है वो खतरे में है। देखिए, आप जो कार्य करते हैं उसके गूंज ही आप सुनते हैं। मायावती जी का आपको पता है कि क्या क्या रहा है, कितने चार्जेस लगे करप्शन के। एक दलित मूवमेंट को बहुत पॉजिटिव आप कलर दे सकते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते थे सामाजिक परिवर्तन का, वो नहीं हो पाया। तो वो समाज के लोग आपसे नाराज़ हुए। बीजेपी में है आज, क्योंकि आपको पता है बीजेपी में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है दलित कम्युनिटी का। जी, हम जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस एज पार्टी की बात नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ चले, जैसे कश्मीर नैरेटिव पर देखिए, राष्ट्र कुछ और बोल रहा है, इनके नेताओं से बात करिए कुछ और बोल रहे हैं, तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? हम इसके खिलाफ है। जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। कांग्रेस रिफॉर्म करे, अपने आप को पार्लियामेंट्री पार्टी की तरह रिफॉर्म करे, डेमोक्रेटाइज करे, नेपोटिज्म के खिलाफ है, डायनेस्टी के खिलाफ है, इस चीज़ को समझे और राष्ट्रहित की बात करें तो कांग्रेस से क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अकेले 255 सीट हासिल करने में कामयाब रही, गठबंधन के खाते में भी सीटें गई। तो 24 की राह क्या आसान हो चुकी है बीजेपी के लिए, या चुनौती है कोई? बिल्कुल आसान तो है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि हम उस परीक्षार्थी की तरह हैं जो हमेशा ही मेहनत करते हैं। परीक्षा कभी भी आप ले लीजिए, हमें उसके लिए स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी कारण से हम दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि हमें फीडबैक सिस्टम है। एक पार्टी का बहुत बड़ा कैडर है जो बताता है कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, उसको अप्लाई करते रहते हैं। कभी कभी चूक भी हो जाती है, इसके कारण हम चुनाव हारते भी हैं कुछ जगह पर, लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कार्य करते हैं और लोगों के बीच में हैं। कोई गुरूर नहीं है किसी को, नेतृत्व है, वो भी समझता है इस बात को। और इसी कारण से आप देखिएगा कि रास्ता प्रशस्त किया है लोगों ने, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। और लोग आजकल
बहुत डेस्परेट है कि जल्दी कार्य हो, विकास का कार्य हो तो जल्दी हो। आप देखते हैं कि जैसे रोड बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, तो आप देखिए महीनों तक वो ब्रिज बन रहा है, उस धूला उड़ रहा है वहाँ से, और लोगों को पता नहीं कब होगा। तो प्रधानमंत्री ने गति स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत आपको पता होगा कि आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपने क्या सेगमेंट लिया, कितने दिन तक वहाँ खराब रहेगा, जिससे लोग उस रूट को अवॉइड कर सकें और उसको अकाउंटेबल कर सकें। ये सब चीज़ जो प्रशासन में रहते हैं उन्हें समझना चाहिए। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग बहुत श्योर हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा 2024 तक, जो लोगों को खुद ही उन्हें फोर्स करेगा। क्योंकि जब स्टेक्स डेवलप करते हैं लोग आपकी कंटिन्यूएशन में, जब आप अच्छे तरह से कार्य करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि लोग आपको हराएं। यकीनन, लेकिन उत्तराखंड में आपको मैं लेकर चलूंगा, अंत में हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर आप क्या कहेंगे? वहां पर भी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर चुनाव हार गए। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं और क्या 24 में वहां पर भी कोई चुनौती नजर आती है? देखिए, अपवाद नहीं है ये, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए लोग हारे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप वहाँ के स्टेट के लीडर हैं, आपको हर लोग बुलाता है कैंपेन करिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इस कारण से कभी कभी हो जाता है, लेकिन पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि जीत हमारी सार्वजनिक होती है, सामूहिक होती है, उसी तरह हार भी सामूहिक होती है। तो हम न हार के लिए किसी एक इंडिविजुअल को दोष देते हैं, न जीत के लिए एक इंडिविजुअल को हम क्रेडिट देते हैं। वहाँ क्या होगा ये नेतृत्व डिसाइड करेगा। धामी जी को भी समझ है, पार्टी के अंदर है। यकीनन। अंत में सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश के लिए? कश्मीर फाइल्स आपने देखी, तमाम तरह की चीजें आज देखने को मिल रही हैं। अंत में एक एकता के लिए, प्रेम के लिए क्या संदेश आप देंगे सर? देखिए, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर फाइल के नैरेटिव को हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव न समझें। ये नैरेटिव टेररिज्म के खिलाफ है, और जिन लोगों ने भी उठाया हो, जिस भी कारण से उठाया हो, वो गलत था, और गलत था जो आइडेंटिफाइड फेसेस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, अगर हम कुछ कर दें तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है कि हम एक साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। और मोदी जी के कार्य को देखिए, मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसमें हमारे कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी कि नहीं ये मुसलमानों के लिए बहुत कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ये सोच के नहीं करते हिंदू मुसलमान। अगर वो हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं तो सब लोग उसको यूज़ करेंगे, रोड की बात करते हैं, अच्छे विकास की बात करते हैं तो सबके लिए होता है। आप एक कोई ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने बोला हो कि हिंदू के लिए होगा। अगर श्री राम मंदिर की भी बात होती है तो श्री राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो मुसलमानों की भी उतनी ही है जितनी हिंदू की है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर आपने अपना धर्म बदला है, आपने अपने पूजा पद्धति को बदला है, आपने अपने जेनेसिस को नहीं बदला, अपने एंसेस्टर्स को नहीं बदला है, इस चीज़ को भारत का मुसलमान अगर समझ जाए, रेडिकलाइज नहीं हो, तो हिंदू मुस्लिम एकता तो एक मिसाल होगी भारत। यकीनन। लेकिन सर अंत में आपकी किताब, आपने किताब लिखी गेम चेंजर नरेंद्र मोदी, 7 साल पहले आपने लिखी। जो लिखा आपने, बहुत सारे उसमें दावे किए थे। क्या लग रहा है कि आज के भारत को देखकर 7 साल पहले जो आपने लिखा, कितनी तस्वीर आपको बदलती नजर आई? ये मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे पहले जो गेम चेंजर टाइटल था उनको वो हमारी किताब ने दिया था। क्योंकि हमने जब रिसर्च किया था, गुजरात में बहुत तरह तरह की बातें लोग बोलते थे, तो हमारी टीम वहाँ गई थी। वहाँ देखा कि जिस भी फील्ड को आप उठाइए, नरेंद्र मोदी जी ने इतना साइंटिफिकली उसको एनालाइज करके उस पर कार्य किया है कि वहाँ बहुत तेज़ी के साथ विकास हुए हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो उसी चीज़ को मैं देखता हूँ कि वो जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए राशन की बात करें, कोरोना काल में गरीब लोग को बहुत मुश्किल होगा, शायद उन्हें भोजन प्राप्त ना हो। इस चीज़ को रियलाइज़ करना प्रधानमंत्री के लेवल पर बहुत बड़ी बात है। लाल किले से कोई प्रधानमंत्री ये बोल दे कि टॉयलेट बनाना है क्योंकि हमारी महिलाएं हैं, उनको दिक्कत होती है, ये बहुत बड़ी बात है। पता सबको था, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आप बोल तभी पाएंगे जब आप कार्य करना चाहते हैं। आज सोचना चाहिए कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पहले क्यों नहीं सोचा गया, उस गति से क्यों नहीं बढ़ाया गया। आज हम आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत पहले जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसको इंपोर्ट करता था, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 कंट्रीज़ में। ये कैसे ये बदलाव शुरू हुआ, कैसे ये बदलाव पॉसिबल हुआ, इस पर सोचने की आवश्यकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर मैं बता सकता हूँ कि गेम चेंजर साबित हुए हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं जो आपको दिखाएगा कि भारत किस ओर जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर भी, और खास तौर पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसको लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की। लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।